नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि हम इस माह में जो भी प्रकाशित महत्वपूर्ण मैगजीन्स हैं, उनमें प्रकाशित जो आर्टिकल्स हैं, उन पर चर्चा करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र मैगजीन की, और इस मैगजीन में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, जो हमारे संस्कृति आईएएस की मैगजीन में प्रकाशित हुए थे, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है उस पर हम बात करेंगे, भारत में पंचायतों को अधिकार जो है वो हस्तांतरण। इस शीर्षक के साथ ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ था और पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की जो स्थिति है, एक सांकेतिक साक्ष्य जो आधारित रैंकिंग है, जिसे पंचायत हस्तांतरण सूचकांक भी कहा जाता है, इस शीर्षक से एक व्यापक जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट क्या किया है, वो प्रकाशित किया है। और इसी कारण से ये जो आर्टिकल है ये कहीं ना कहीं यहाँ प्रकाशित भी किया गया है। इस रिपोर्ट में भारतीय राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उनमें जो भी पंचायती राज जो संस्थाएं, जो PRI कहा जाता है, जो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थाएं हैं, जो इकाई है, उनके इम्पावर्ड करने की जो सीमा है उसका आकलन किया गया। इन्हें कहीं ना कहीं देखें तो सशक्तिकरण की जो सीमा है उसका आकलन किया गया और इसके कई सारे जो निष्कर्ष हैं वो भी दिए गए हैं। जैसे इसका जो उद्देश्य है वो आर्टिकल 243G के तहत अनुरूप जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, उनके शक्तियों, इनके कार्यों, इनके वित्त और जो भी पदाधिकारी हैं, उनकी वास्तविक जो हस्तांतरण है उसका पूरा आकलन अध्ययन किया गया है। कार्यप्रणाली की बात करें तो 6 आयाम है: रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता निर्माण और जवाबदेहिता के आधार पर ये पूरी जो रैंकिंग है वो बनाई गई है। और इसमें खास तौर पे देखेंगे तो समग्र जो प्रोग्रेस है उसके बारे में कहा गया है कि हस्तांतरण जो सूचकांक है उसमें वृद्धि देखने को मिली है 2013-14 के 39.9% से बढ़कर 2021-22 में ये कितना हो गई है, तो ये 43.9% हो गई है। यही नहीं, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिजिटलीकरण है, उसका भी एडवांटेज मिला है। जो भी कार्यकर्ता है उनका जो है सूचकांक वो भी बढ़कर पहले से 39.6 से बढ़कर 50.9% हो गया। तो ये एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। बेहतर जो स्टाफिंग है वो डिजिटल उपकरणों को दर्शाता है। इसके अलावा थोड़ा सा रैंकिंग पर हम बात करेंगे। जो कर्नाटक है, इसकी जो ये इंडेक्स है, ये जो रिपोर्ट आई है, जो सर्वे है, इसमें पहला स्थान है। मुख्य जो प्रदर्शन क्षेत्र है वो फिनेंस और जवाबदेहिता है। अकाउंटेबिलिटी है, दूसरे स्थान पे केरल है। कानूनी और संस्थागत जो ढांचा है उसमें ये सबसे अव्वल रहा है। तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। विषयों के हस्तांतरण के संदर्भ में महाराष्ट्र, व्यापक हस्तांतरण के संदर्भ में 5वें स्थान पे उत्तर प्रदेश है, जो कि बेहतर संस्थागत समर्थन के संदर्भ में अव्वल पाया गया है। सबसे जो निम्न प्रदर्शन है उसकी अगर हम बात करें तो दादर और नगर हवेली के साथ दमन, दीव, पुडुचेरी, लद्दाख में न्यूनतम जो प्रोग्रेस है वो इस सूचकांक में दर्शाई गई है, जो 13 से लेकर 16% के बीच में है। पंचायती राज के लिए जो भी संवैधानिक प्रावधान है उसकी अगर हम बात करें तो जो भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसकी जो नींव रखी गई वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा रखी गई थी। इसी ने पंचायती राज शासन के तीसरे स्तर के रूप में एक संस्थागत जो स्वरूप है वो प्रदान किया। इस प्रमुख जो संवैधानिक जो प्रावधान है उसमें मूल रूप से आप देखेंगे तो जो प्रावधान है उसमें 243 जो जी है वो एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। ये क्या करता है, तो राज्य जो भी विधान सभाएं हैं उनको स्वशासन और जो भी उनके संस्थाएं हैं उनके रूप में कार्य करने के लिए जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको क्या करता है, जो PRI है, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनको जो भी पावर्स हैं, जो शक्तियाँ हैं, जो अधिकार है, जो जिम्मेदारी है, जो राइट्स हैं और जो एक तरह से देखें उनकी ड्यूटीज है, उनका अधिकार देता है। ऐसे ही आप देखेंगे 243 जो H है ये भी महत्वपूर्ण है। इसके संदर्भ में अगर बात करेंगे तो जो PRIs है उनको शुल्क लगाने का क्या करता है, ये 243 जो है वो ये अधिकार प्रदान करता है, एकत्र करने का अधिकार देता है। और ऐसे ही 243 जो I है ये क्या करता है कि जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं वो हर 5 वर्ष में राज्य जो वित्त आयोग है, जो स्टेट कह सकते हैं फिनेंस जो कमीशन है, उनके गठन का कहीं ना कहीं प्रावधान करता है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो 280 आर्टिकल अगर देखेंगे 280 जो 3 है और उसके तहत जो बी की बात कही गई है, इसमें ये कहा गया है कि मूल रूप से जो केंद्रीय वित्त आयोग है
उसको पंचायती राज संसाधनों के पूरक के लिए राज्य जो निधि है वो बढ़ाने हेतु जो भी उपाय हैं उनकी सिफारिश इसमें की गई है। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पीआरआई जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनके एम्पावर्ड करने में कई सारे चैलेंजेस देखने को मिले हैं। जो चैलेंज हैं, जो चुनौतियां हैं, उन पर हम थोड़ा सा बात करें। जैसे कार्यों में असंगत जो हस्तांतरण है, ये एक बड़ा मुद्दा है। 11वीं अनुसूची 23वां जो विषय सूचीबद्ध है, लेकिन अधिकांश जो राज्य है ये केंद्रीकृत जो नियंत्रण है उसके क्षरण के डर से केवल कुछ ही जो हस्तांतरण है वो करते हैं। संस्थागत जो एक तरह से अंतराल देखने को मिला है, एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो भी जिला योजना समितियां हैं ये काफ़ी हद तक क्या करती हैं कि गैर कार्यात्मक बनी हुई हैं। जो भी आरक्षित सीटें हैं उनको बार बार वो रोटेट करती हैं। नेतृत्व के स्तर पर देखें तो एक निरंतर बाधा यहाँ पर देखने को मिलती है। फिनेंशियल जो बैरियर है वो भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इसमें समस्या है। इसके अलावा देखें तो राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो गैर कार्यान्वयन को दर्शाती हैं। केंद्रीय जो हस्तांतरण है वो 80%, राज्य जो अनुदान है वो 15 पर अत्यधिक निर्भरता दिखाता है। यही नहीं, क्षमता की कमी है, क्योंकि निर्वाचित जो भी प्रतिनिधि हैं उनके बीच में बजट, शासन और सेवा वितरण में देखें तो जो ट्रेनिंग है उसकी कमी देखने को मिली है। जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेहिता है, वो भी काफ़ी कम है, क्योंकि ग्राम सभा में कम जो भागीदारी है, जो लिमिटेड पार्टनरशिप है, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, सामाजिक जो लेखा परीक्षा है, इसकी कमी देखने को मिली है। अब पंचायती राज जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके हस्तांतरण को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो देखिए, संस्थागत स्तर पे कई सारे प्रयास हो सकते हैं, जैसे कि पूर्ण जो कार्यात्मक हस्तांतरण है ये एक महत्वपूर्ण टूल्स हो सकता है। इसमें राज्यों के 11वीं अनुसूची के अनुसार जो भी 29 विषय हैं उनका जो हस्तांतरण है वो सुनिश्चित करने का एक तरह से उल्लेख मिलता है। जिला जो योजना समितियां हैं उनको सुदृढ़ किया जा सकता है। योजना क्रियान्वयन में जो स्वायत्तता है उसे खास तौर पे मजबूत किया जा सकता है। यही नहीं, राजकोषीय स्तर पे अगर आप देखेंगे तो राज्य वित्त आयोग को सुदृढ़ किया जा सकता है। स्वयं के जो राजस्व हैं उसमें वृद्धि करने का प्रयास किया जा सकता है। विशेष जो प्रयोजन है उनके अनुदान पर फोकस किया जा सकता है। जो भी कैपेसिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। क्षमता निर्माण में और निवेश किया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज जो अभियान है उसके तहत ट्रेनिंग दी जा सकती है और 26 तक इसे और बढ़ाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। डिजिटल जो बुनियादी ढांचा है, जो हमारा डिजिटलीकरण का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। उसके वितरण पर ध्यान दिया जा सकता है, उसके ट्रांसपेरेंसी पर ध्यान दिया जा सकता है, ई गवर्नेंस को और बढ़ावा दिया जा सकता है, और साथ ही जो भी पंचायत भवनें हैं उनको कहीं ना कहीं और सुदृढ़ करके इस तरह के जो प्रयास है वो किए जा सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पे कहा जा सकता है कि शासन का जो तीसरा स्तर के रूप में पंचायत है उसको मजबूत करना न केवल एक संवैधानिक आवश्यकता है बल्कि स्थानीय स्तर पे देखें तो नीचे से ऊपर की जो भी योजनाएं हैं उनके समावेशी ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये सबसे अनिवार्य हो जाता है। तो ये आर्टिकल दिया गया था, इस पर हमने चर्चा की। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एक और आर्टिकल है, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पंचायती राज जो भी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से जो भी वाटर है, जो जल है, उसका मैनेजमेंट करने के शीर्षक के साथ ये प्रकाशित किया गया था। खास तौर पे जो जल है, अगर जल की हम बात करें, जो पानी है, जो वाटर है, इसका जो अस्तित्व है ये सतत विकास के लिए देखें तो एक केंद्रीय विषय वस्तु हो जाता है। और भारत में जहां 65% से अधिक जो आबादी है वो क्या है, आप देखेंगे वो क्या है, ये जो आबादी है ये रूरल क्षेत्र से कहीं ना कहीं बिलोंग करती है, ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और पंचायती राज जो संस्थाएं हैं ये पीआरआई जो है ये खास तौर पे इस तरह के क्षेत्रों के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो विकेंद्रीकृत जल जो प्रशासन है उसमें महत्वपूर्ण एजेंट के तौर पे काम करती हैं। तो इस कारण से इनका जो महत्व है वो बढ़ जाता है। यही नहीं, 73वां जो संविधान संशोधन है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके तहत पीआरआई जो है उन्हें अनुसूची जो 11 है उसके तहत क्या किया जाता है कि जो भी वाटर रिसोर्स है, जो जल संसाधन है, उन पर क्या किया गया है, वाटर रिसोर्स पर एक तरह से राइट प्रदान किया गया, अधिकार प्रदान किया गया है। यानी भारत के लगभग 24 लाख से अधिक जो जल निकाय हैं उनमें से लगभग 97% ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थित है। ऐसे में जो भी पंचायती राज संस्था है उनके पास जल प्रबंधन में संवैधानिक जो जिम्मेदारी है वो जमीनी स्तर तक
सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है और प्रासंगिक हो जाती है। तो थोड़ा सा इसके ढांचे पर हम बात करेंगे। जो भी संवैधानिक जो ढांचा है, जो संस्थागत ढांचा है, उसकी अगर हम बात करें तो 73वां जो संविधान संशोधन है और जो अनुसूची 11 है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको 29 विषय सौंपे गए हैं, जिनमें से पेयजल, लघु सिंचाई, वाटरशेड विकास और मत्स्य पालन है, जो फिशरीज है, वो इसमें शामिल है। और सहभागी जो शासन है उसके माध्यम से जो भी जल संबंधित योजनाएं हैं वो बनाने, उन्हें लागू करने, उनके निगरानी और पंचायती राज संस्थाओं को नोडल एजेंसी के रूप में एम्पावर्ड करने की बात यहाँ पर शामिल की गई है। इसके अलावा जल निकायों की जो जनगणना है 2023, इसमें 24.24 लाख जो भी जल निकाय हैं उनमें से आप देखेंगे 23.55 लाख, लगभग 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में ही ये क्या है, ये स्थित है। तो पंचायती जो सार्वजनिक स्वामित्व है उसके लिए कहा गया है कि 62.4% जो जल निकाय हैं उनका प्रबंधन यहाँ से होता है और पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनके नेतृत्व वाली जो भी संरक्षण और उपयोग जो रणनीतियाँ हैं वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखती हैं। इसके अलावा देखें पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको शामिल करने वाली जो प्रमुख पहले हैं, जैसे सहभागी जो सिंचाई प्रबंधन है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जल जीवन मिशन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि ये 2024 में स्टार्ट किया गया। 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के लक्ष्य के साथ ये स्टार्ट किया गया, जिसके तहत जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं ये ग्राम कार्य योजना तैयार करने के साथ ही जो भी एसेट्स हैं उनका प्रबंधन करते हैं। ग्राम जल और स्वच्छता जो भी समितियां हैं उनका जो गठन है वो भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। पहुंच के स्तर पर देखें तो ये पहुंच में पारदर्शिता, समानता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं को क्या करती हैं, एम्पावर्ड करती हैं। इसके अलावा देखेंगे तो प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना वो भी एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पे जानी जाती है। इसके तहत क्या किया जाता है, तो मरम्मत, जीर्णोद्धार और जो भी जीर्णोद्धार योजना है उसको लागू करने का प्रयास किया जाता है। यही नहीं, मनरेगा बड़ा ही महत्वपूर्ण पहल है। प्राकृतिक संसाधन जो प्रबंधन है उसके तहत शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी कृषि कह सकते हैं और जल संरक्षण है उसके लिए लगभग 60% जो भी फंड है वो निर्धारित की गई है। और पीआरआई जो भी पंचायती राज संस्था है ये जो मृदा नमी संरक्षण है, चेक डैम, तालाब, वर्षा जल संचयन, ऐसे कार्यों को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। यही नहीं, सूखे से निपटने में जो भी रोजगार सृजन है उसको भी बढ़ावा यहाँ से दिया जाता है। गाँव स्तरीय जो जल बजट है उस पर खास तौर पे जो पंचायती राज है उसको पानी की जो उपलब्धता है, जो मांग है पीने की, कृषि और उद्योग में, इसके आकलन का जो अधिकार है वो प्रदान किया गया है। उपयोग को संतुलित करने के लिए जो भी कह सकते हैं कि स्रोत स्थिरता जो योजनाएं हैं वो विकसित करने के लिए विवेकपूर्ण जो आवंटन है, जो संरक्षण है उसको बढ़ावा देने के लिए कहीं न कहीं इसे उत्तरदायी बनाया गया है। अब देखें 15वें जो वित्त आयोग है, 15 जो फाइनेंशियल जो कमीशन है उसके अनुसार जो अनुदान है 2021-26 के लिए, तो जो पंचायती राज संस्था है उनको लगभग 2.36 लाख करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं, जो कि 60% जलापूर्ति, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता से जुड़े हुए मद के लिए दिया गया है। ये पूरा जो जल जीवन मिशन है, ये स्वच्छ भारत मिशन और अन्य जो जल संबंधित कार्यक्रम है उनको लागू करने के लिए जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनकी क्षमताओं को और क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। इसी के तहत अटल जो भूजल योजना है, ये जल संकटग्रस्त जो भी क्षेत्र है वहां पर भूजल प्रबंधन के लिए खास तौर पे इसे लागू किया गया है। और पंचायती राज जो संस्थाएं हैं ये जल सुरक्षा योजना तैयार करते हैं, समुदाय नेतृत्व वाले जो शासन है उसको बढ़ावा देते हैं, कुशल उपयोग को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। इसके अलावा देखिए सतत जो विकास लक्ष्य है उनके स्थानीयकरण की बात करें तो पीआरआई एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें स्वच्छ जल स्वच्छता को रखा गया है, उसको PMKSY जल जीवन मिशन और मनरेगा जैसी जो योजनाएं हैं उनके इंटीग्रेट करने और पंचायती राज जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसके क्षमता निर्माण के माध्यम से इंटीग्रेट करने का प्रयास किया गया। इन सब प्रयासों के बावजूद कई सारी जो चुनौतियां हैं वो भी हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन जिसमें अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, ऐसे जो जल प्रणाली जो दबाव है वो महत्वपूर्ण चैलेंजेज हैं। क्षमता अंतराल एक बड़ा कह सकते हैं कि एक गैप, एक बड़ा चैलेंज है जिसमें कई
सारे पंचायती राज जो संस्था हैं उनमें जो तकनीकी कौशल है, जो टेक्नोलॉजी के स्तर पे स्किल होना चाहिए, डाटा जो हैंडलिंग क्षमता है, इसका अभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कुछ चैलेंजेज हैं जैसे अतिक्रमण और शहरी जो दबाव है, क्योंकि बढ़ता हुआ जो अर्बनाइजेशन है इससे ग्रामीण जो जल निकाय है उनको कहीं ना कहीं अब एक खतरा उत्पन्न होने लगा है। इसके अलावा जो सामुदायिक भागीदारी है उसका भी जो अभाव है, जो इनकी मात्रा है वो कम है। तो जल प्रशासन में हाशिए पर पड़े जो वर्ग हैं, विशेष करके महिलाओं का जो समावेशन है वो सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। योजनाओं का जो विखंडन है, क्योंकि विभिन्न योजनाओं के बीच में जो एकीकरण है उनका अभाव दिखता है और इस कारण से एक दोहराव और जो अकुशलता है उसका जन्म होता है। अब इस समस्या, इस चैलेंज के साथ अगर समाधान की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो समाधान है वो जन भागीदारी है, अवेयरनेस है। अभियान शुरू करके हम सामुदायिक स्तर पे जो भी जल प्रबंधन है, जो जल संरक्षण है उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा जो योजनाओं का अभिसरण है, अलग अलग जो योजनाएं हैं उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं और उनको लागू कर सकते हैं। जो प्रौद्योगिकी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जल बजट, भूजल जो मानचित्रण है, वास्तविक समय की जो निगरानी है, उसके लिए जो भी भौगोलिक सूचना तंत्र है, जो रिमोट सेंसिंग है, जो एआई है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो लैंगिक समावेशन है, ग्राम जल स्वच्छता जो समितियाँ हैं, ग्राम सभाओं और जल समितियों में जो पुरुष की भागीदारी अधिक है तो वहाँ पर महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। क्षमता निर्माण के संदर्भ में देखें तो निरंतर जो शिक्षा है, ई लर्निंग जो मॉड्यूल है उसके माध्यम से जो भी तकनीकी पहलू है, वित्तीय जो प्रबंधन है, जो सस्टेनेबल स्थानीयकरण है, इसमें पीआरआई जो भी पंचायती राज संस्था है उनके प्रतिनिधि को क्या किया जा सकता है, शिक्षित किया जा सकता है। तो इस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो भी पंचायती राज संस्थाएं ग्राम स्वराज गांधीवाद जो दृष्टिकोण है उसे मूर्त रूप देते हुए राष्ट्रीय जो जल लक्ष्य हैं उनके समुदाय संचालित कार्रवाई में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और इन सभी जो संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशन है, इनका संवैधानिक जो सशक्तिकरण है, जमीनी स्तर पे जो भी उपस्थित सहभागितापूर्ण जो लोकाचार है, उन्हें जो ग्रामीण भारत में जल विभाजन है उसको पाटने के लिए एक विशिष्ट रूप या स्थान देता है। जलवायु संबंधी जो भी खतरे हैं, उन खतरों के कारण देखें तो मांग आपूर्ति में जो अंतराल बढ़ रहा है, इसलिए देखें तो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको एकीकृत करने में जल प्रशासन का जो आधार है वो बनाया जाना चाहिए, जिसका मार्गदर्शन कैच द रन जैसे सबका साथ सबका विकास के दोहरे जो लक्ष्य हैं उनके साथ किया जाना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिलती है। तो इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स इस कुरुक्षेत्र मैगजीन में प्रकाशित किए गए थे उन पर हमने चर्चा की, उनके समरी को देखा, उनका एनालिसिस किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। इसके अगले एपिसोड में एक अन्य मैगजीन में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनके साथ हाजिर होंगे, उन पर चर्चा करेंगे, उनसे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर विस्तृत हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।